वेलकम टू जस्ट लॉ अकेडमिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। कल हमने टॉपिक किया था नेशनल इमरजेंसी पे, तो उसी को आगे फर्दर लेके जाते हुए अगले आर्टिकल्स को डिस्कस करना है। आर्टिकल 356 विच डील्स विद प्रेसिडेंशियल रूल, और उसके आगे आर्टिकल 360, और इन दोनों को इकट्ठे करके कंक्लूड करेंगे। ये दोनों आर्टिकल्स दोनों बहुत छोटे हैं, तो इन दोनों को साथ में कंक्लूड किया जा सकता है। और उस चीज़ का ओवरव्यू कि आज हम किन किन चीज़ों से डील करेंगे। This is just an overview कि आज हम करेंगे प्रेसिडेंशियल रूल, mentioned under article 356। जनरली इसको हम बोलते हैं फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। एंड लास्ट में हम करेंगे आर्टिकल 360 विच इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, जिसके लाइन से ही क्लियर हो रहा है कि अगर स्टेट में स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाती है, उसको हम बोलते हैं फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। उसको प्रेसिडेंशियल रूल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ना होके यूनियन गवर्नमेंट का रूल होता है, और वो यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे रूल कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो आर्टिकल 356 क्या कहता है? मैं पूरा आर्टिकल नहीं लिखूंगी, सिर्फ उसके जो कीवर्ड्स हैं उन्हीं को लिखूंगी। इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, जस्ट इन केस यू डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन, नेशनल इमरजेंसी में मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन का क्या मीनिंग होता है, तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो कि प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन क्या चीज़ होती है। प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, कैसे सेटिस्फेक्शन? ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर, on the report of the governor, और the important word here is otherwise, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कहने का क्या मतलब है कि जो प्रेसिडेंट है ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकता है, और अदरवाइज का मीनिंग है कि ज़रूरी नहीं है कि गवर्नर की रिपोर्ट होनी चाहिए, अगर उसको खुद को लगता है। अदरवाइज का यहाँ पे मीनिंग ये है कि अगर प्रेसिडेंट की खुद की सेटिस्फेक्शन है, उसको खुद दिख रहा है कि ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जिसमें जो रूल है स्टेट गवर्नमेंट में, जो रूल है वो सही से नहीं चल रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट अपने हिसाब से ये स्टेट इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं, प्रेसिडेंशियल रूल। या प्रेसिडेंशियल रूल को हम इम्पोज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब प्रेसिडेंट को ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि जो स्टेट की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर वे से काम नहीं कर रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। मैंने मतलब प्रेसिडेंशियल रूल को हम कब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आई हैव क्लैरिफाइड दैट स्टफ। इससे जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो क्या होंगे? अगर प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? सबसे पहला, प्रेसिडेंट कॉन्सिक्वेंसेस, जो सारी गवर्नर की पावर हैं वो प्रेसिडेंट अपने पास ले सकते हैं, या अपने सिवाय किसी और को दे सकते हैं जो प्रेसिडेंट को लगता है कि ये पावर उनके पास जानी चाहिए। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट के पास चली जाएगी, या प्रेसिडेंट खुद के पास रख सकते हैं, या अपने बिहाफ पे वो किसी को वो पावर हैंड ओवर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट इस चीज़ को प्रोक्लेम करेंगे कि जो स्टेट लेजिस्लेचर की पावर है वो पार्लियामेंट को हैंड ओवर करना चाहते हैं।
मतलब कि पार्लियामेंट के पास भी लॉ मेकिंग पावर होगी, लॉ मेकिंग पावर ऑफ स्टेट। जो कि अदरवाइज ये सब्जेक्ट है स्टेट का। इन केस ऑफ नॉर्मल रूलिंग ऑफ अ स्टेट ये कभी नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट कभी स्टेट पे जाके सब्जेक्ट बनाए। ये तभी हो सकता है अगर उस स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ है कि पार्लियामेंट के पास इतना राइट होता है कि वो स्टेट के सब्जेक्ट्स पे जाके लॉ बना सकती है। उसके लिए प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेंगे कि जो लेजिस्लेचर की पावर है वो हम स्टेट लेजिस्लेचर से लेके पार्लियामेंट को दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक और चीज़ भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि लेजिस्लेचर के पास लॉ मेकिंग पावर नहीं होगी, पर जो पार्लियामेंट है उसके पास ओवरराइडिंग पावर होगी, बना सकते हैं वो भी लॉज। पर जो लॉ उस टाइम पे इमरजेंसी के रिलेटेड पार्लियामेंट बनाएगा वो एक ओवरराइडिंग पावर में आएगा। आई होप द कॉन्सिक्वेंसेज आर क्लियर। इट इज रिलेटेड टू द एग्जीक्यूटिव एंड दिस इज रिलेटेड टू द लेजिस्लेचर। उसके बाद आता है जो कल हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डिस्कस किया था कि इमरजेंसी के बाद जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे, और उसके कंटेक्स्ट में हम आज करेंगे कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से प्रेसिडेंशियल रूल में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो बेसिकली इसमें ये चेंजेस आए थे कि दो चेंजेस आए थे। सबसे पहला कि जो इमरजेंसी की जो लाइफ टाइम है वो जो ये प्रेसिडेंशियल रूल की जो लाइफ टाइम है ये कैसे डिसाइड होगी कि हमने इसको कितने टाइम के लिए आगे करना है। अगर ये 1 ईयर से ज़्यादा जा रही है किसी स्टेट में, जो इमरजेंसी है प्रेसिडेंशियल रूल है वो 1 ईयर से ज़्यादा चल रहा है, तो ये 2 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, और दोनों कंडीशंस में एंड आता है और नहीं। ये 2 कंडीशंस क्या है? सबसे पहले अगर किस पूरे इंडिया में आर्टिकल 352 लगाओ या पूरे इंडिया के किसी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हो रही हो तो क्या हो सकता है, प्रेसिडेंशियल रूल को एक्सटेंड किया जा सकता है एट द सेम टाइम। एंड वर्ड हमने यूज़ किया है, ऑलवेज रिमेंबर एंड है, इसको और से कभी कंफ्यूज नहीं करना, ये दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। दूसरी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इफ ये रिपोर्ट देते हैं कि स्टेट की जो कंडीशन है उसके हिसाब से अभी फंक्शन नहीं किया जा सकता, फ्रेश इलेक्शंस नहीं कराए जा सकते, तो क्या होगा, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल है वो आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, एक साल से आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। उसके बाद हम करेंगे पार्लियामेंट्री अप्रूवल, जो हमने कल उस नेशनल इमरजेंसी में भी किया था। Once emergency is presidential rule is imposed or proclaimed by the president, उसकी वैलिडिटी होगी 2 months के लिए, और इन दी कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी जब हमने किया था वो थी 1 month के लिए। इसकी कितना टेन्योर होगा, 2 months। इन 2 months के अंदर अगर पार्लियामेंट, आई एम राइटिंग ओनली द कीवर्ड्स, पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, अगर उस प्रोक्लामेशन को सिंपल मेजॉरिटी से 50, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है 50+1 प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास कर देते हैं उस प्रोक्लामेशन को, तो वो प्रोक्लामेशन आगे कितने टाइम पीरियड के लिए एक्सटेंड होगा, 6 months के लिए। अगर जो पार्लियामेंट है वो इसको पास नहीं करते, विद इन 2 months वो कोई एक्शन नहीं लेते, तो वो अपने आप रिवोक हो जाएगा। अगर इन 2 months के बीच में कोई काम नहीं होता है, पार्लियामेंट इसको ना अप्रूव करती है ना डिसअप्रूव करती है, इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं होता है, तो ये क्या होगा, ये अपने आप रिवोक हो जाएगा विद इन 2 months। और अगर इसको अप्रूव कर देती है पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से, तो ये 6 months की इसकी वैलिडिटी हो जाएगी। पार्लियामेंट अप्रूवल में इतना ही आएगा। उसके आगे आता है फेमस गाइडलाइंस।
जो ये प्रेसिडेंशियल रूल है इसका इतना ज़्यादा मिसयूज़ किया गया था इन द सेंस कि जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती थी वो जो बाकी स्टेट्स जहाँ पे अपोजिट गवर्नमेंट रूल कर रही होती थी, फॉर एग्जांपल जहाँ पे कांग्रेस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो अगर किसी स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है या कोई भी फॉर दैट मैटर सीपीआई है, कोई और गवर्नमेंट रूल करती थी, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड जब ये गाइडलाइन नहीं आई थी इससे पहले वो क्या करते थे, वो स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज कर देते थे ये बोल के कि यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी खराब हो चुकी है। मतलब जो जब इस आर्टिकल को डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये बात बोली थी कि दिस आर्टिकल विल रिमेन अ डेड लेटर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और हुआ बिल्कुल उससे ऑपोजिट। इट टर्न्स आउट टू बी अ ड्रैकोनियन लॉ इन द सेंस कि जो सेंटर है वो अपने आप को ज़्यादा पावरफुल मानने लगी और जो स्टेट है उनसे पावर लेने लगी। मतलब जो सेंटर है वो अपने आप को ज़्यादा सुप्रीम मानना शुरू कर रही थी। तो जब कोर्ट को लगा कि जो सेंटर है वो अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है, तो कुछ ऐसी गाइडलाइंस होनी चाहिए जिससे उसको रोका जाए, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट को ओवर पावर होने से रोका जाए। तो ये जो केस आया था, इट्स अ लैंडमार्क जजमेंट, एसआर बोमाई केस। नाइनटीन 1994 में ये गाइडलाइंस, और ये अच्छे से बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रेसिडेंशियल रूल इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। जो प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाएंगे तो वो जुडिशियल रिव्यू उसका किया जा सकता है कि क्या वो इमरजेंसी की ज़रूरत थी वहाँ पे या नहीं थी, क्या जो प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी इम्पोज की है वो मेलाफाइड इंटेंशंस से तो नहीं की है, उसके पीछे जो ग्राउंड्स मेंशन किए हैं क्या वो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसमें जो गाइडलाइंस आई थी, वन ऑफ दोज गाइडलाइंस आर कि जो जिन ग्राउंड्स पे लगाई गई है कहीं वो मेलाफाइड तो नहीं, और बर्डन ऑफ प्रूफ कि हमारी इंटेंशन बिल्कुल सही थी, हमने बिल्कुल सही इंटेंशन से लगाई है इस इमरजेंसी को, वो हमेशा सेंटर पे रहेगा टू प्रूफ। एट द सेम टाइम अगर उस स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है, इसका मतलब ये होगा, ये नहीं होगा कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसको हमने डिसमिस कर दिया। प्रेसिडेंट के पास डिसमिस करने की पावर नहीं है, डिसमिस नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? सस्पेंड कर सकते हैं। डिसमिस कर, सस्पेंड करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है, डिसमिस करने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। प्रेसिडेंट डिसमिस नहीं कर सकते, फॉर द टाइम बीइंग वो सस्पेंड कर सकते हैं इस चीज़ को। और जो कोर्ट का काम होता है बस वो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि क्या वो इंटेंशन इम्प्योर या मेलाफाइड तो नहीं थी, ये देखना होता है। उसके बाद आता है उसके बाद कि अगर उस स्टेट में जो ऑपोजिट पार्टी है वो उसके पास इतने एमपीज हैं कि वो गवर्नमेंट बना सकती है, तो उनको गवर्नमेंट बनाने का मौका दिया जाएगा। और इन जैसे गवर्नमेंट, ऑपोजिट गवर्नमेंट अगर अपनी मेजॉरिटी इस्टेब्लिश करती है तो उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। एट द सेम टाइम जो अगर उस लेजिस्लेचर असेंबली में अगर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं होगा कि उस स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जा सकता है। प्रेसिडेंट के पास एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके कोई पावर नहीं होती। एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड जो भी पावर है वो ओनली लिमिटेड टू द स्पीकर ऑफ दैट हाउस है। प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं होती, एंटी डिफेक्शन की सारी पावर हमेशा स्पीकर के पास होती है। इन दो ग्राउंड्स में हम प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज नहीं कर सकते हैं।
आई होप यू आर क्लियर विद दिस स्टेट इमरजेंसी। इससे ज़्यादा स्टेट इमरजेंसी में जितना कवर किया जा सकता था, आई हैव कवर्ड ऑल दैट। इसके बाद हम करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि प्रेसिडेंट इम्पोज करेंगे। प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेंगे अगर प्रेसिडेंट को सेटिस्फेक्शन है कि जो सिक्योरिटी द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंट्री और फॉर दैट मैटर एनी पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ थ्रेटन्ड कि हमारी स्टेट के पास, हमारी कंट्री के पास पैसा ख़त्म होने की संभावना है, उन केसेस में जो प्रेसिडेंट है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं। और जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आज तक इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज नहीं हुई है। और अगर फाइनेंशियल कंडीशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कोई भी असर पड़ता है तो उसमें प्रेसिडेंट जो है वो प्रोक्लेम कर सकते हैं कि कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने की ज़रूरत है। और इस प्रोविज़न को हमने लिया था इंस्पायर होके यूएसए से। जब यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन इन 1930 आया था, तब वहाँ पे एक इसके रिलेटेड लॉ बनाया गया था जिसको बोलते हैं नेशनल रिकवरी एक्ट। वैसे हमने इसको लिया था यूएसए से इंस्पायर होके, जब हमने इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था। नेशनल रिकवरी एक्ट 1930 और 31, आई गेस इट्स 30, जहाँ पे हमने सारी पावर प्रेसिडेंट को दे दी थी कि अपनी कंट्री के पैसे को बचाने के लिए वो उस कंट्री के पैसे को किस हिसाब से यूटिलाइज करना है, ये पावर ले सकते हैं। और जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फाइनेंशियल, इसी से इंस्पायर होकर हमने ली थी। और जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी होंगे वो क्या होंगे, दिस इज द ओनली आर्टिकल और ओनली प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे हम सैलरीज में रिडक्शन कर सकते हैं। सैलरीज किसकी, जजेस की हो, चाहे सैलरी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हम इनमें से इनकी सैलरीज को जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। रिडक्शन इन सैलरी एंड ये मैं कॉन्सिक्वेंसेस लिख रही हूँ कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज होती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और जो स्टेट के फाइनेंशियल बिल होते हैं या मनी बिल होते हैं उसको हम प्रेसिडेंट की असेंट के लिए रोक सकते हैं। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल कैन बी रिजर्व्ड फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ताकि कंट्री के पैसे को हम वाइजली यूज कर सके, इसलिए। और इसके रिलेटेड जो था, अगर प्रेसिडेंट इसको इम्पोज करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं, तो इसकी वैलिडिटी और टाइम पीरियड हो सकता है 2 मंथ्स। 2 मंथ्स में इसको चाहिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल। वो भी सिंपल मेजॉरिटी से। अगर ये सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है दोनों हाउसेस में तो ये कंटिन्यू रहेगा जब तक हम इसको रिवोक नहीं कर लेते। अनलाइक दैट ऑफ नेशनल इमरजेंसी एंड स्टेट इमरजेंसी, जिस पे हमने 6 मंथ्स के लिए रखा था और उसको आगे एक्सटेंड करने के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना ज़रूरी था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये 2 मंथ्स में अगर पास कर दिया जाता है तो इसकी वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक हम इसको रिवोक नहीं कर देते। So I hope you are very clear with the financial emergency and state emergency. So thank you very much. Have a good day.